Assalamu alaikum viewers. Topic of lectures written of plaint under Order 7 Rule 10. We shall consult the definition of Rule 10 to ensure what are the ingredients for its return, whether it is returned on territorial jurisdiction or pecuniary jurisdiction or some other causes behind it. As per language of Sub-Rule 1 of Rule 10, the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. Sub-Rule 2 provides a procedure on returning of plaint, whereby the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of reasons for returning it. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका 10 का जो सब रूल है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो कोर्ट रिटर्न करती है प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट जहां सूट को इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। तो इसका मकसद ये है कि दैट सूट वाज फाउंड नॉन मेंटेनेबल बाय दैट कोर्ट फॉर द टू काउंट्स दैट इज पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मकसद ये है कि सपोज कीजिए एक सिविल जज है, उसके पास 50,000 की जुरिसडिक्शन है एंड सूट वाज फाउंड मोर देन 50,000 वैल्यू। एंड सिमिलरली टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर जो क्लासिफिकेशन होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है टाउन वाइज और पुलिस स्टेशन वाइज, तो उसके अंदर जुरिसडिक्शन टेरिटोरियल वो उस कोर्ट को नहीं थी। तो कोर्ट रिटर्न करती है कि जिस कोर्ट को जुरिसडिक्शन है आइदर पिक्यूनरी और टेरिटोरियल, आप उसके पास जाकर इस सूट को इंस्टीट्यूट करें। और उस वक्त क्या होता है, जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, सपोज कीजिए कि क्योंकि रिटर्न ऑफ द प्लेंट इज एट एनी स्टेज, उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, लेकिन बिफोर जजमेंट, आफ्टर जजमेंट ये खत्म हो जाता है। क्योंकि जजमेंट आ गई तो मीन्स जो जुरिसडिक्शन का जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया, क्योंकि इट इज टू बी टेकन बिफोर द कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। अभी क्या है कि एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, सपोज कीजिए प्लेंटिफ की एविडेंस हो गई, डिफेंडेंट की एविडेंस हो गई, उस वक्त प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने एक कोर्ट को एप्लीकेशन दे दी डिफेंडेंट ने कि इस कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, उसके लिए उसने कोई ऐसी एविडेंस दे दी और कोर्ट ने समझा कि वाकई इस कोर्ट को जुरिसडिक्शन आइदर पिक्यूनरी और टेरिटोरियल नहीं है, तो उस वक्त कोर्ट इसकी रिटर्न का ऑर्डर करेगी। तो रिटर्न के अंदर तो उसने पूरी प्रोसीडिंग चलाई है, तो लॉ कहता है कि वो प्रोसीडिंग कोर्ट अपने पास रखेगी और ओनली प्लेंट शैल बी रिटर्न टू द पार्टी फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो जो बाकी प्रोसीडिंग वो तो नलिटी हो गई ना, कोर्ट ने समझा कि बाकी जो मैंने एविडेंस चला दी वो तो नलिटी है, अभी दूसरी कोर्ट के पास एविडेंस क्यों भेजे? दैट इज नलिटी बिकॉज दैट कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन, द कोर्ट वाज डिवाइड ऑफ द जुरिसडिक्शन एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। तो कोर्ट उसको खाली प्लेंट जो है दैट वाज प्रेजेंटेड विथ इट्स नोट, वो उसके साथ जो है वो रिटर्न करेगी, पार्टी को देगी, भाई ये आप ले जाएं और उस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर दें। तो वो पार्टी जाती है और उसको जाकर उस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करती है। अभी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आया वो ऑर्डर कोर्ट ने सो मोटो किया, आया वो ऑर्डर कोर्ट ने किसी की एप्लीकेशन पे किया, आया उस ऑर्डर के अंदर जो पार्टी है जिसको इस ऑर्डर ने अफेक्ट किया, क्योंकि उसकी एविडेंस चली थी और अच्छा खासा केस चल गया था और डिसीजन वाज लाइकली टू बी पास्ड इन फेवर, लेकिन एट दैट मोमेंट कोर्ट हैज ऑर्डर्ड फॉर रिटर्न ऑफ द प्लेंट। नेचुरली पार्टी अगर इफ इट फाउंड प्रेजुडिस्ड बाय दैट ऑर्डर, naturally some appeal will be filed. Then what is the remedial recourse provided in law against that person, whether he should take the plaint and file before the court which is recommended by that trial court, or he may file another suit. If he takes the plaint and files that suit, that plaint before the court, then what should be the question of limitation?
whether limitation will be computed from the time of the firstly instituted suit or subsequently when he is freshly filing the plaint before the court, then in the meanwhile process की जो limitation 2 या 3 साल की वो कहाँ जाएगी? All these are the questions which are to be seen and decided in consonance with law. अब देखिए, अगर ये एक वो पार्टी के पास जो रेमेडी है वो दैट इज ऑन 3 फोल्ड्स, या तो वो प्लेंट ले और प्लेंट लेकर वो ही प्लेंट अलॉन्ग विथ कोर्ट फी जाकर उस कोर्ट में दाखिल करे जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन, या तो वो कोर्ट पार्टी उस प्लेंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करे और उसके बाद दाखिल कर दे, तो फिर उसके अंदर उसको फ्रेश कोर्ट फी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने उसके अंदर जो काज ऑफ एक्शन था वो चेंज कर दिया, क्योंकि पहले सूट वाला काज ऑफ एक्शन उसके अंदर नहीं रहा, बाद की डेवलपमेंट उसने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी। फिर आगे लिमिटेशन का भी क्वेश्चन आता है, वेदर लिमिटेशन विल बी कंप्यूटेड विथ रेफरेंस टू फर्स्टली इंस्टीट्यूटेड सूट और सब्सिक्वेंटली आफ्टर चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेंट। तो उसके अंदर लॉ भी अपना रोल प्ले करता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। उसके अंदर एम्फेटिकली ये प्रोवाइड किया गया है, इफ पार्टी हैज परसुएड इट्स रेमेडी बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ विद इन हिज बोना फाइड्स, देन देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि उसके अंदर मिस्टेक तो हो गई ना। अभी जो पॉइंट आउट कोर्ट को 2 साल के बाद हुआ, तो अगर 2 साल पहले होता तो रिटर्न तो होता ना। जब कोर्ट को भी पता नहीं था, पार्टीज ने भी कोर्ट को देर से पॉइंट आउट किया, तो फिर 2 साल की लिमिटेशन वो अगर पार्टी की गई और उसके पास सिर्फ 6 महीने थे जब उसने सूट दाखिल किया था, और 2 साल ये केस कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग में रहा, तो अभी तो उसका सूट बाय 1.5 ईयर वो तो बाढ़ हो गया, फिर वो कैसे होगा। लेकिन सेक्शन 14 जो लिमिटेशन एक्ट है वो एम्फेटिकली प्रोवाइड करता है, अगर किसी पार्टी ने कोई प्रोसीडिंग बोनाफाइडली परसू की है कोर्ट के अंदर, तो फिर उसके अंदर लिमिटेशन का क्वेश्चन जो है वो उसके वे भी नहीं आएगा। तो ये होती हैं सारी जो चीज़ें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो हम क्वेश्चंस आंसर्स में आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं। From the language of section, it transpires that the plaint is returned for want of territorial or pecuniary jurisdiction. 2 बातें होंगी जिसके अंदर प्लेंट रिटर्न होगी। The court returning the plaint is held quorum non juris, means without jurisdiction. Quorum non juris एक लैटिन वर्ड है, उसका मकसद है विदाउट jurisdiction। जो कोर्ट को jurisdiction नहीं है, that court is called quorum non juris, means without jurisdiction. It means whatever proceeding conducted by the quorum non juris court is nullity in law. तो वो आपको पहले भी कहा कि वो सिर्फ प्लेंट रिटर्न करेगी, बाकी प्रोसीडिंग अपने पास रखेगी। वो कहेगी कि भाई मेरे पास जुरिस्डिक्शन थी नहीं, मैंने जो चलाई वो तो इलीगल हो गई, कोरम नॉन जुरिस हो गई, विदाउट जुरिस्डिक्शन हो गई। अभी वो कोर्ट तो मेरी इस एविडेंस पे तो रिलाई नहीं करेगी, तो मैं आपको सिर्फ प्लेंट वापस करूंगा, क्योंकि लॉ के अंदर जो इम्पोर्ट है रूल 10 का वो भी यही है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़कर बताया कि वो प्लेंट रिटर्न होगा, खाली प्लेंट रिटर्न होगा, नॉट प्रोसीडिंग। Answer is yes, as that court will simply return the plaint for its presentation before the court having jurisdiction in the matter. Would limitation come in the way of party while refiling the plaint before the court of jurisdiction? Limitation उसके वे में आएगी? No, the question of limitation will be calculated from the date of first instituted suit as per section 14 of the Limitation Act, as the plaintiff was bona fidely pursuing his suit before that court having no jurisdiction. उसके पास तो bona fide था, अगर वो किसी सही कोर्ट में आता तो भी परसू करता, रॉन्गली कोर्ट थी तो वो उसको तो पता नहीं चला, फॉर आइदर रीजन मिसकैलकुलेशन हो गई, both on pecuniary counts as well as territorial counts. The following are the exam questions. These are the questions which are very material and important for examination purpose. What remedies are available to the plaintiff when plaint is returned to him? Remedies क्या है? What are the remedies? Number 1, he will file the same plaint before the court of competent jurisdiction, for which the limitation of time will be computed from the time of originally instituted suit. तो उसके अंदर उसकी लिमिटेशन कवर हो जाएगी, क्योंकि रिटर्न उसको 2 साल के बाद हुई और लिमिटेशन जब पहला सूट उसने दाखिल किया वो काउंट होगी। नंबर 2,
He will file the new plaint with every correction or any subsequent development with limitation of newly instituted suit. ये भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर दो बातें मैंने आपको बताई. एक तो लिमिटेशन उसके वे में आएगा कि भाई उस वक्त ये चीज़ नहीं थी जो अभी आप एक्सप्लेन या इसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं या एड कर रहे हैं. नंबर टू, जो आपने सूट को वैल्यू किया था उस वक्त उसका काज ऑफ एक्शन और था, अभी चेंज हो रहा है, तो आपकी पहली जो कोर्ट फी खत्म है, आप न्यूली कोर्ट फी इसके अंदर लगाएंगे. नंबर थ्री, ही विल फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट. या तो ऊपर वाले उसके पास रेमेडीज हैं, या तीसरी जो लीगल रेमेडी है वो अपील की है, दैट इज प्रोपाउंडेड अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 ACPC. क्वेश्चन नंबर 2 है, डज ऑर्डर अमाउंट्स कोरम नॉन जुडिस व्हेन द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन? आंसर इज यस. जब कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ऑर्डर तो कोरम नॉन जुडिस होगा ना. यस. Suppose court passed an injunction order and that injunctive order of court is violated. The contemners were punished by the court and thereafter application under Art 710 CP was filed, which was allowed. What may be the fate of that order under which the contemners were punished? Whether such an order of punishment is nullity in law? देखो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनको सजा हो गई, अभी वो जेल में पड़े हुए हैं, कोर्ट ने उनको 6 महीने की सजा दी क्योंकि उनको कंटेम्नर डिक्लेयर किया. कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग चला दी, इशू फ्रेम किया, इशू प्रूव हो गया और कोर्ट ने उनको सजा दे दी एज अ कंटेम्नर. अभी वो जेल में पड़े हुए हैं और इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इसका क्या होगा? तो वो ऑर्डर भी तो नलिटी हो गया ना. तो नलिटी हो गया तो ये कोर्ट के अंदर ऑर्डर उसका ले जाएंगे, दिस कोर्ट इज डिवाइड ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड दैट पर्सन विल बी नेचुरली एक्विटेड. तो वो जेल सुप्रीडेंट को ऑर्डर दिखाएंगे, वो उसको रिलीज कर देंगे. यही होगा ना. लेकिन नो, क्योंकि जब उसने कोर्ट ने ऑर्डर किया था, दिस पॉइंट वाज नॉट बिफोर द कोर्ट, द पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन वाज नॉट बिफोर द कोर्ट. कोर्ट वाज सपोज्ड टू पास एवरी ऑर्डर. कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट अलो किया, कोर्ट ने उसके अंदर इंजंक्शन दिया, कोर्ट ने इंजंक्शन की वायलेशन के अंदर ट्रायल चलाया और कोर्ट ने उनको सजा दी. तब तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उसकी जुरिस्डिक्शन को नहीं किया. फिर कोर्ट ने प्लेंटिफ की एविडेंस चला दी और तब तक भी किसी ने नहीं किया. फिर उसके बाद जब डिफेंस एविडेंस क्लोज हो गई, जजमेंट आर्ग्यूमेंट से पहले एक एप्लीकेशन आई, इस कोर्ट को टेरिटोरियल या पेक्यूलरी जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो कोर्ट ने पार्टीज को कालान किया और उसके बाद उनको सुना, सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो पहले जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो तो लीगल थे. हाँ, उस जुरिस्डिक्शन के बाद अगर उसको सजा होती या कुछ करते, दैट वाज इलीगल, क्योंकि कोर्ट की उस वक्त जुरिस्डिक्शन थी नहीं. कोर्ट के पास जो पावर था उसने उस वक्त एक्सरसाइज किया जब उसको उसकी जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ. तो ये दिस प्रोपोजिशन इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 21 CPC. No, as that order attained finality and no objection to that effect was raised at the time, the contemners are punished. सेक्शन 21 में क्लियर लिखा गया है कि एक कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके खिलाफ अपील हो गई कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी. कोर्ट ने कहा आपने जुरिस्डिक्शन का उसके पास ऑब्जेक्शन रेज किया था, पार्टी ने कहा नहीं. तो उसने कहा अगर आपने वहां ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो स्टेट ऑफ अपील में नहीं ले सकते, पहले आप वहां ऑब्जेक्शन रेज करते, अगर वो डिनाई करता, डिक्लाइन करता, तो फिर आप अपील में ले आ कर सकते थे. लेकिन यहाँ की पोजीशन भी वही है कि जब कंटेम्नर्स को सजा हो गई तब तक ये जुरिस्डिक्शन का इशू तो था नहीं, बाद में आ गया. तो ये कंटेम्नर जो भी सजा है दैट विल बी कंप्लीटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. Whether provisions of Rule 10 apply to the original jurisdiction of High Court? देखिए हाई कोर्ट के अंदर क्या है कि एक प्रोसीडिंग चलती है लाइक अ सिविल कोर्ट. ओरिजिनल साइड जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के अंदर है, आप सबको पता होगा. उसके अंदर सिविल सूट का ट्रायल होता है, एविडेंस भी चलता है, कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर भी इशू करती है, प्लेंट भी दाखिल होता है, रिटन स्टेटमेंट भी दाखिल होता है, इश्यूज भी फ्रेम होते हैं, एविडेंस भी रिकॉर्ड होता है और वो जजमेंट भी होती है और उस जजमेंट की अपील भी होती है. लेकिन चूंकि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और वो वहाँ बैठे होते हैं, तो कुछ प्रोविजन CPC के अंदर अमेंड किए गए हैं. जैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर है कि भाई ये जो प्रोविजंस हैं 16 से 19 तक की हाई कोर्ट के वे में नहीं आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की ओरिजिनल जो सिविल जुरिस्डिक्शन है वो पूरे प्रोविंस की है और ये कोई किसी टाउन की या किसी एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है. तो ये एक भाई उसकी जो
जुरिस्डिक्शन है रूल्स के मुताबिक कि जो रूल्स यानी 49 आर्डर 49 रूल 3 के अंदर लिखा गया है कि जो रूल्स सिविल कोर्ट्स के हैं वो हाई कोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करें। Provisions of Rule 10 do not apply to the High Court in the exercise of its original jurisdiction. In view of Rule 3, Order 49, original civil jurisdiction of High Court exercisable at the main seat at Karachi was not an ordinary civil jurisdiction as covered by Order 49 Rule 3 CPC, but a special and statutory civil jurisdiction of original nature. तो हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल jurisdiction है यानी कराची के अंदर, इसको स्पेशल ओरिजिनल jurisdiction कहते हैं, ऑर्डिनरी ओरिजिनल jurisdiction नहीं कहते, क्योंकि इसका अपना प्रोसीजर है। Question number 5, whether High Court can exercise its regional jurisdiction for the order of return of plant. जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर आपने रिटर्न ऑफ प्लेंट हुई, आपने रिवीजन दाखिल की ऑन टेकिंग द प्ली, देयर इज नो सच प्रोविजन टू prefer appeal against that order. The answer is no. As the order passed under Rule 10 is appealable under Order 43 Rule 1 सब क्लास ए के अंदर क्लियरली है, आप उसकी अपील कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं उस जज ने सही ऑर्डर नहीं किया एंड कोर्ट वाज मिसकंसीव्ड, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एंड इफ ऑर्डर इज नॉट प्रॉपर और इलीगल इन एनी वे देन दैट विल बी सेट असाइड। तो ये रिटर्न ऑफ प्लेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की। तो ये इसका लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम आपके साथ दूसरे वीडियोस में जो सीपीसी के जो और भी जो फर्स्ट लेक्चर के इम्पॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स या लिंक्स हैं वो इंडिविजुअली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।